Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We are going to discuss chemistry part of test 5. So look at question number 81. The equilibrium constant for the reaction nitrogen and hydrogen combine to form ammonia. Equilibrium constant for this reaction is K. Then the equilibrium constant for the reaction NH3 is equal to half N2 plus 2 by 3H2. तो यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाया गया है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया गया है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज किया है और एक नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर चेंज किया गया है। तो ये याद रखें कि किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल A गोज़ टू B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K है तो B गोज़ इनटू A, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर 1/K होगा। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर B प्रोडक्ट है, यहाँ पर B रिएक्टेंट है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप कोएफिशिएंट चेंज करते हैं, यहाँ पर 2B/2A करते हैं, तो फिर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर कोएफिशिएंट चेंज होने से चेंज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 81 में, अगर इस रिएक्शन का N2 + 3H2 2NH3 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K के बराबर है, तो अगर आप इसको रिएक्टेंट बनाएं और यहाँ पर इसे प्रोडक्ट बनाएं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K के बराबर होगा। ये उल्टा हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने से इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नन ऑफ दीज इज़ करेक्ट। 81 में ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, हमारे पास ये इक्वेशन है PCl5 goes into PCl3 and Cl2. Kc will be equal to molar concentration of PCl3 Cl2 divided by PCl5. अब मोलर कंसंट्रेशन मालूम करने का तरीका ये है कि अगर आपको मोल्स गिवन हैं तो आप इससे मोलर कंसंट्रेशन बनाने के लिए उसको वॉल्यूम पर डिवाइड करना होगा। यहाँ पर वी हैव 10 लीटर वेसल और 0.1 मोल हमारे साथ PCl5 है। PCl5 0.1 मोल है, तो इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो ये 0.01 हो जाएगा। अच्छा, और PCl3 जो है उसके मोल 0.2 हैं, तो इसका मोलर कंसंट्रेशन जो है 0.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0.02 हो जाएगा। Cl2 की कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ आल्सो 0.2, तो इसको 10 पर डिवाइड करें, वी गेट 0.02। नाउ पुट द वैल्यूज ओवर हेयर। PCl3 इज़ 0.02, Cl2 इज़ 0.02 एंड डिवाइडेड बाई PCl5 दैट इज़ 0.01। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, तो यू गेट 0.04। इससे ऑप्शन नंबर सी आता है। 82 में ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, ये FeOH3 ये सॉलिड है and it decomposes into Fe+3 and 3OH नेगेटिव। तो इसके अगर हम x मोल ले लें तो ये x मोल और ये 3x मोल बनेगा, बिकॉज दे आर in 1:3। और आपको पता है कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में Kc जो है वो सॉलिड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्वियस फेज में जो आयंस होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। तो Kc for this reaction is equal to Fe⁻⁴ and 3x⁻3। So we get
ये लेट सपोज हमारे पास ये x है तो ये x हो जाएगा और ये 3x रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, दिस इज़ होल पावर। तो इससे आता है 27x रेज़ टू द पावर 4। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज नहीं होता बल्कि ये कांस्टेंट रहता है। अब देखें, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, आयरन हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को अगर हम 4 टाइम कम करें तो ये हो जाएगा 3/4 x रेज़ टू द पावर 3। देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन? तो आयरन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो कितनी हो जाएगी? दिस इज़ अननोन। अब हमारे पास Kc की वैल्यू जो है ना वो इस तरह आनी चाहिए, 27x4 आनी चाहिए, बिकॉज Kc वैल्यू डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब देखें, अगर आप इसको सॉल्व करें तो इससे 27 और डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा। 4 4s आर 16, 16 4s आर 64 और ये x³ है। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ लगाएं, कौन सी वैल्यू यहाँ पर हम लगा लें कि हमारे पास जवाब जो है वो 27x4 आ जाए? तो ज़ाहिरी बात है, अगर यहाँ पर हम 64 लगा लें तो 64 और 64 कैंसिल हो जाएगा एंड अगेन वी विल गेट 27x रेज़ टू द पावर 4। इसका मतलब ये है कि अगर ये 3/4 टाइम कम करें हम तो आयरन की कंसंट्रेशन जो है दैट मस्ट बी इंक्रीज टू 64x, उसमें इजाफा जो है वो 64 का होगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं वी अगेन गेट द सेम वैल्यू। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज व्हेन यू अल्टर द कंसंट्रेशन। अलबत्ता एक चीज़ की कंसंट्रेशन अगर आप कम करते हैं तो दूसरी चीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। कितनी ज़्यादा हो जाती है? तो इस केस में 64 टाइम्स आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 84, सिल्वर क्लोराइड को जब हम आयोनाइज करते हैं तो इसके x मोल और इसके x मोल बनाता है। अब Ksp जो है दैट विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x और Ksp इज इक्वल टू x²। अब हमें इसकी Ksp मालूम है, 2 × 10 to the power -10 है और ये x² है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो x विल बिकम इक्वल टू 1.41 × 10 to the power -5। तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर और क्लोराइड दोनों की ये कंसंट्रेशन मौजूद होगी एंड दिस विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको मालूम है, आप किसी भी आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने x कैलकुलेट करना है। वी नो दैट x मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूसेस x मोल सिल्वर x मोल क्लोराइड, तो ये x² हो जाएगा और Ksp हमें गिवन है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर, तो आपको x मालूम हो जाएगा, यानी आपको कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन मालूम हो जाएगी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस and that comes out to be 1.4 × 10 to the power -5। इसी तरह क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी वो भी 1.41 × 10 to the power -5 होगी, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 85, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को अगर हम ले लें तो कहता है इससे कितना वाटर बनेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन मीन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर हाइड्रोजन की मिकदार 2 ग्राम हो यानी इससे हाफ हो तो फिर इसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? 16 ग्राम, और ये 16 ग्राम के साथ मिलकर इट विल प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें ऑक्सीजन इज़ द एक्सिस रिएजेंट, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है इट इज़ यूज्ड एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट अनरिएक्टेड।
हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है तो ये सारा यूज़ हो जाता है। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाउ मच वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस? 18 ग्राम ऑफ वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 86 ये प्रोपेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है। दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका अगर 1 मोल हो तो इसका ऑक्सीजन के 5 मोल जो हैं वो यूज़ होंगे। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 32 ग्राम के बराबर होता है और 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो इसे 160 ग्राम आता है। यानी 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न 1 मोल ऑफ प्रोपेन। 86 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, तो 1 AMU इज़ 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम, ये ठीक है। मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ये भी ठीक है। जब दोनों ठीक हैं और सी ऑप्शन जो है हमें पता नहीं है सपोज़ कि ये ठीक है कि गलत है, लेकिन डी में लिखा है कि ऑल आर करेक्ट, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ए और बी भी ठीक हैं तो सारे ठीक हैं। क्योंकि अगर ए और बी करेक्ट यहाँ पर जवाब में लिखा होता कि ए एंड बी आर करेक्ट तो फिर ज़रा इसको सॉल्व करना मुश्किल होता। अब आसान है क्योंकि ए और बी हमें पता है कि ये ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम को अगर आप एवोगैड्रो नंबर पर डिवाइड करें, 6.02 10 to the power 23 पर डिवाइड करें तो इससे यही आंसर आता है 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, एंड दिस इज इक्वल टू 1 AMU। तो ऑप्शन नंबर 87 में डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, आपको पता है कि रेडियस जो है वो n स्क्वायर इंटू a0 के बराबर होता है। अब अगर n 3 के बराबर हो तो r विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू a0, 9a0 हो जाएगा। और अगर ये 5 के बराबर हो तो 5 स्क्वायर a0, तो ये 25 a0 के बराबर होगा। इसको r3 हम कहेंगे, इसको r5 हम कहते हैं, 3rd ऑर्बिट और 5th ऑर्बिट। तो ये इसका डिस्टेंस इतना है, r5 इतने फासले पर है, r3 जो है इतने फासले पर है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो ये 25 a0 माइनस 9 a0, सो यू गेट 16 a0। इस वजह से 89 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो है ये ठीक है। द स्पेस बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज डैश व्हेन यू मूव टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 90, आपको पता है कि जब हम बाल्मर सीरीज देखते हैं और ये विजिबल रेंज में होती है तो बाल्मर सीरीज में हमें 4 कलर नज़र आते हैं। एक कलर रेड होता है, इसके बाद ब्लू, ग्रीन और यहाँ पर ब्लू वायलेट कलर होता है, और ये आखिरी कलर जो है ये वायलेट होता है। इस तरफ जब हम आते हैं तो वेवलेंथ जो है ये डिक्रीज़ होता है। मतलब ये है कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है और वायलेट का कम है। तो स्पेक्ट्रम में लॉन्गर वेवलेंथ से जब हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये कम होता है। दैट इज़ द डिस्टेंस इन द स्पेक्ट्रल लाइन इज़ नॉट कांस्टेंट, इट विल डिक्रीज when you move from longer wavelength towards the shorter wavelength। तो 90 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हम नियान ले लें तो फिर इसका कलर कैसे होगा? तो नियान जो है ये पिंक कलर देता है। हाइड्रोजन इन द डिस्चार्ज ट्यूब
गिव ब्लू कलर। ऑक्सीजन जो है ये रेड कलर देता है और एयर भी रेड कलर देता है। अगर आप सोडियम के वेपर्स इसमें ले लें तो फिर इसका कलर येलो होगा। सो द कलर ऑफ द डिस्चार्ज इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। 92 एक्स रेज का जो स्पेक्ट्रम होता है तो इसकी दो किस्में होती हैं, एक को कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज कहते हैं, दूसरे को कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्स रेज। जब आप कोई मेटल लेते हैं और लेट्स सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल, जब हम इसके ऊपर कैथोड रेज फेंकते हैं तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस वजह से के शेल के अंदर एक वैकेंसी पैदा होती है। हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है तो इट विल इमिट ए फोटॉन विच इज़ इन द रेंज ऑफ एक्स रेज। इसको हम कहते हैं एक्स रे ऑफ द के सीरीज, इसको के अल्फ़ा हम कहेंगे। अगर हायर ऑर्बिट से इधर इलेक्ट्रॉन जंप लगाए तो फिर इससे मोर एनर्जेटिक एक्स रेज निकलते हैं, उसको फिर के बीटा कहते हैं। अगर आप कैथोड रेज एटम के ऊपर फेंकें और एल शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एल शेल में जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है तो इट विल इमिट एल अल्फ़ा रेडिएशन। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन एल शेल में जंप लगाता है तो इट विल इमिट एल बीटा। So these are the L series X-rays and these are the X-rays of the X series. तो X-rays जो हैं X series वाले they are more energetic and they have shorter wavelength. इस किस्म के रेज जो बनते हैं they are called characteristic X-rays. Characteristic X-rays तब बनते हैं जब इनर शेल से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाएं और फिर हायर शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएं तो उससे जो एनर्जी निकलती है, फोटॉन निकलते हैं, सो दे प्रोड्यूस एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज इस वजह से कहते हैं कि हर एलिमेंट के एक्स रेज जो हैं वो दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होते हैं और इसके ज़रिए से हम एलिमेंट को पहचानते हैं। एलिमेंट के अंदर हम इम्प्योरिटीज़ पहचानते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रम। और कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है ये उस वक़्त बनता है जब आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को इंटर करते हैं तो रास्ते में इलेक्ट्रॉन अभी एटम तक पहुंचा नहीं होता बल्कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ द एटम्स। द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग and the already present electron in the atom they are repelling the incoming electron। तो इस रिपल्शन की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाती है। इस वेलोसिटी के कम होने की वजह से इट विल इमिट ऑल टाइप ऑफ एक्स रेज, सो इट विल प्रोड्यूस ए टाइप ऑफ कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्स रेज, कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज एंड डिसकॉन्टीन्यूअस। डिसकॉन्टीन्यूअस को हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 92 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 93 विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज करेक्ट? नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन वाटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये गलत है क्योंकि पानी के अंदर लंदन फोर्सेस भी होती हैं। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये गलत है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू हीट ऑफ फ्यूजन। सी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये बात ठीक है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो किसी लिक्विड का वो ज़्यादा होता है हीट ऑफ फ्यूजन के मुकाबले में। इसकी वजह यह है कि फ्यूजन के दौरान जब सॉलिड से हम लिक्विड बनाते हैं तो ऑल द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नॉट ब्रोकन डाउन, लेकिन जब लिक्विड से हम गैस में जाते हैं तो इस प्रोसेस में सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं। गोया कि वेपोराइजेशन के प्रोसेस में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है बिकॉज इट विल ब्रेक ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन नंबर सी। 94 में
जब पानी फ्रीज होता है और इससे आइस बनता है, सो देयर इज एक्सपेंशन। आम तौर पर लिक्विड जब कूल होते हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन पानी का टेम्परेचर जो है जब हम कम करते हैं बियॉन्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें एक्सपेंशन पैदा होती है और इसको हम एनामुलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। तो इसमें जो वॉल्यूम में इंक्रीज आता है दैट इज़ अबाउट 9%। 9% का मतलब ये है कि अगर आपके साथ 100 ml अगर आपके पास वाटर है और जब आप इससे आइस बनाते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो 109 ml होगा। और सर्दी के मौसम में इस वजह से पाइप वगैरह जो हैं वो पट जाते हैं, रेडिएटर पट जाते हैं, बिकॉज देयर इज़ एक्सपेंशन इन वाटर ऑन कूलिंग। अगर आप पानी की एक्सपेंशन को या पानी के फ्रीज होने को स्टॉप करना चाहते हैं तो इसके अंदर फिर हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट पानी में डालते हैं और वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर आप पानी में इथाइलिन ग्लाइकोल डालें तो फिर पानी फ्रीज नहीं होता, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और सर्दी के मौसम में रेडिएटर के पटने का ख़तरा फिर नहीं होता। तो गाड़ियों के रेडिएटर में आमतौर पर हम इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, किस मकसद के लिए? एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, या इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसेंट कहते हैं, विच डिप्रेसेस और डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स? तो बेंजीन भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं। नियान जो है इनर्ट गैस है, ये भी जब हम कूल करते हैं सो इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड नियान और उसमें लंडन फोर्सेस होंगी। तो वो चीज़ें जो लंडन फोर्सेस या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हों तो उनको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। सो आइस, बेंजीन, नियान, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। सीजियम क्लोराइड 96, 95 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 96 में सीजियम क्लोराइड हैज़ BCC स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। इसके बरअक्स सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम के साथ 6 क्लोराइड अटैच होते हैं, यानी सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्लोराइड के गिर 6 सोडियम अरेंज हुए होते हैं, तो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। जबकि सीजियम क्लोराइड में सीजियम का साइज सोडियम से थोड़ा बड़ा है, तो इसके इर्द गिर्द 8 क्लोराइड वो जमा हो जाते हैं। आप अगर सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर, दिस इज सीजियम आयन, और यहाँ पर ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। सो दीज 8 क्लोराइड आर अटैच्ड टू 1 cesium, and in turn each chloride is surrounded by 8 cesium। तो cesium का कोऑर्डिनेशन नंबर भी cesium क्लोराइड में 8 होता है और क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो 96 में ऑप्शन नंबर डी ठीक है। A sample of nitrogen occupies 5 liters under a pressure of 900 torr at 25 degree centigrade। कहता है कि at what temperature will it occupy 10 liters under the same pressure। मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता। व्हाट इज द रिलेशन? द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। इस वजह से ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको केल्विन में आपने कन्वर्ट करना है, तो इससे आता है 298 केल्विन। सो दिस इज T1। अब देखें इस पर वॉल्यूम जो है V1 इज 5 लीटर। मैं वॉल्यूम को अगर डबल करना चाहूँ, 5 लीटर तक लाना चाहूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि T2 जो है वो भी हमने डबल करना है। और जब डबल करना है तो ये डबल कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 298, तो ये हो जाएगा 2 8 और 16, 2 9 और 18 9,
ये 596 केल्विन आ जाता है, यानी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सैंपल शुड बी 596 केल्विन। लेकिन आंसर में केल्विन स्केल पर टेम्परेचर नहीं दिए गए हैं, दे आर गिवन ऑन द सेंटीग्रेड स्केल। इस वजह से इससे वापस हमने सेंटीग्रेड स्केल का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो इससे 273 को हमने माइनस करना होगा। 273 इससे हम माइनस करेंगे तो इससे 323 सेंटीग्रेड आ जाएगा, दैट इज T2 शुड बी 323 सेंटीग्रेड। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 97 में, क्वेश्चन नंबर 97 में ऑप्शन नंबर डी जो है ये ठीक है। 98, हाउ मच फास्टर डज हाइड्रोजन escape through a porous container than sulfur dioxide? तो rate of diffusion of hydrogen as compared to rate of diffusion of sulfur dioxide will be equal to molar mass of sulfur dioxide divided by molar mass of hydrogen। इसका मोलर मास 64 है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, इसे 32, तो 32 का अगर आप अंडर रूट लें तो इससे 5.63 आता है। इस वजह से 98 नंबर में ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। 99, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ तब होगा जब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो। जितने ज़्यादा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन में होंगे तो उतना इसका उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एंड द बॉन्ड शुड बी शार्टर। तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखें तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, और कार्बोनेट में अगर आप देखें सो ऑल द बॉन्ड्स आर बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड बिटवीन डबल बॉन्ड। और इसी तरह अगर आप फॉर्मेट को देखें HC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, HCO नेगेटिव ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो माइनस हाफ चार्ज इधर होगा, माइनस हाफ चार्ज इधर होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें सारे बॉन्ड या 1.5 बॉन्ड हैं या फिर डबल बॉन्ड हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। इस वजह से ये बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा एंड दैट विल बी शार्टर बॉन्ड। इन क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर डी इज़ देयर फॉर करेक्ट। 99 में ऑप्शन नंबर डी जो है ये ठीक है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इस वजह से इसका लेंथ जो है वो सबसे कम होगा। विच वन हैज़ पैरामिडल शेप? क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें PCl3 इसमें एक लोन पेयर होता है, इसकी शेप जो है ना ये अमोनिया के शेप के साथ मिलती जुलती है, और हाइड्रोनियम आयन का शेप भी, ये सारे पैरामिडल होते हैं, ऑल दीज आर पैरामिडल। PH3 भी पैरामिडल होता है, ये सारे पैरामिडल हैं। तो 100 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर अभी मैंने इधर ड्रा किया था, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, देयर आर 120 एंगल्स इन कार्बोनेट। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, दिस इज आल्सो लीनियर। फॉर्मेट का जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज आल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 101, सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। आप देखें BeF2, तो इसका स्टेरिक नंबर जो है वो 2 + 0 के बराबर है, यानी दो एटम इसके साथ अटैच हैं, लोन पेयर इसमें नहीं है। व्हेन स्टेरिक नंबर इज 2 then the hybridization will be sp। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड में अगर आप कार्बन का स्टेरिक नंबर मालूम करें तो ये 2 + 0 है, 0 मीन के कार्बन के साथ लोन पेयर नहीं होता, इस वजह से ये भी sp हाइब्रिडाइज है। और सिल्वर डाई अमीन आयन जो होता है तो इसमें भी सिल्वर के साथ दो ग्रुप अटैच हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो स्टीरिक नंबर इज अगेन 2, so all of them
they are actually sp hybridized, and D option is correct. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 102. 102. 1 mole of A combined with 2 moles of B and produces a product. Rate of this reaction is equal to rate constant A raised to the power 1, B raised to the power 2. इसका मतलब ये है कि the reaction is second order with respect to B. तो सपोज मैं इधर A की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लेते हैं और B की कंसंट्रेशन में 1 के बराबर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, और ये कांस्टेंट मैं लेता हूँ, दिस इज सपोज कांस्टेंट, सो यू गेट 1 के. अब मैं इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स ज़्यादा करता हूँ, ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट में रखता हूँ, तो रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा. तो 3 रेज़ टू द पावर 2 से 9 आता है, तो 9 टाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. 102 में ऑप्शन नंबर सी जो है इट इज़ करेक्ट. A gas formed by the action of alcoholic potassium hydroxide with ethyl iodide. So ये ethyl iodide है, इसके साथ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम मिलाते हैं. तो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में देयर इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन. ये OH इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये इधर, and you will get water, you will get alkene, and you will get iodide. So this is an example of elimination reaction. बनता क्या है इस प्रोसेस में? ईथीन बनता है, and this ethene then decolorizes alkaline KMnO4, यानी ये बेयर reagent को decolorize करता है. So the gas which is formed is actually ethylene gas. So 103 में option number D is correct. 104. Grignard reagent is not prepared in aqueous medium. इसकी वजह ये है कि अगर आप Grignard reagent पानी में बनाते हैं तो Grignard reagent का ये जो कार्बन होता है या अल्काइल ग्रुप होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये पॉजिटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इससे अल्केन बनेगा. इस वजह से Grignard reagent जो है इसको पानी की मौजूदगी में हम नहीं बना सकते हैं, because it is unstable in water. It will react with water. 104 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आप Grignard reagent को अल्कोहल में भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल से भी Grignard reagent हाइड्रोजन लेकर अल्केन बनाता है. आप अमोनिया भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया का हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो वो जाकर अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर अल्केन बनाएगा. सच हाइड्रोजन which combine with the alkyl group of the Grignard reagent, they are called acidic hydrogen. Question number 105. Which of the following statement is not correct? Rate of reaction depend on concentration. ये ठीक है. Activation energy of reaction depends on temperature. ये गलत है. इसमें ऑप्शन नंबर बी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. आप अगर आर्हीनियस इक्वेशन को देखें तो K इज इक्वल टू AE माइनस EA डिवाइडेड बाई RT. दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड आर्हीनियस कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो in order to see the effect of temperature on rate constant K, we use this Arrhenius equation. तो देखें T और K का आपस में इनवर्स रिलेशन है. EA जो है इस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ये टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं है. और ये बात उसने पूछा था ना कि विच वन इज इनकरेक्ट, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी,
कि एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये गलत है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा, कैटलिस्ट डालने से हीट ऑफ रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हीट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट। रेट कांस्टेंट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये बात ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। आप देखें, रेट इज इक्वल टू के इनटू ए रेज़ टू द पावर 0। दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हम जीरो लिखते हैं। अब आपको पता है कि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो R इज इक्वल टू के। तो इस प्रोसेस में रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होती है। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ रेट द सेम इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। सो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस वजह से इस में ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 Which of the following observation is not correct about the order of reaction? तो इसमें ए ऑप्शन में लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये ठीक नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये होल नंबर नहीं हो सकता, हमेशा होल नंबर नहीं होता, कभी होल नंबर होता है, कभी फ्रैक्शन में भी होता है। देयर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड, थर्ड, 1.5 ऑर्डर भी पॉसिबल है, ऑर्डर में भी 0, ऑर्डर में भी -1। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर हमेशा ये होल नंबर में होगा। दिस इज़ नॉट करेक्ट। बी जवाब जो है, ए जवाब इसमें ऑप्शन नंबर ए आता है। ये बाकी ऑप्शन भी आप देखें, इससे आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका नॉलेज ज़्यादा होता है। द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इफेक्ट द ऑर्डर, तो ये भी ठीक है, उसका असर नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रेट, ये भी ठीक है। ऑर्डर कैन ओनली बी असेस्ड एक्सपेरिमेंटली, ये भी ठीक है। ऑर्डर इज़ एक्सपेरिमेंटल, इसका कोएफिशिएंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। 108 ये देखें, बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो दे आर स्पॉन्टेनियस और नॉन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात एक प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा लेकिन वो स्पॉन्टेनियस होगा। जिस तरह रूम टेम्परेचर पर आप जब आइस रखते हैं तो आइस मेल्ट होता है, दिस इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन ये ख़ुद ब खुद मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यूजुअली तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ना एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं दे आर आल्सो स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए मालूम करने के लिए हम डेल्टा जी को देखते हैं। इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और ये बराबर होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज को कहते हैं, टी इज़ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, डेल्टा एच इज़ एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा जी इज़ गिब्स फ्री एनर्जी। गोया कि किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर, तीन चीज़ों पर, डेल्टा एच पर, डेल्टा एस पर और टेम्परेचर पर। बाज़ औक़ात एक रिएक्शन एक टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होता है, बट द सेम reaction is non-spontaneous at other temperature. For example, at room temperature melting of ice is spontaneous, लेकिन अगर आप -10 डिग्री पर देखें तो फिर melting of ice is not spontaneous at that temperature. बहरहाल हम अपने डिस्कशन को इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ऐसा प्रोसेस फिर खामखा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो फिर ऐसा प्रोसेस खामखा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी जब ज़ीरो होता है तो ऐसा प्रोसेस वी से द प्रोसेस इज़ इन द इक्विलिब्रियम। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी मालूम करने के लिए। 109
8 ग्राम ऑफ मीथेन आर बर्निंग। देखो 8 ग्राम ऑफ मीथेन, तो 8 ग्राम से आप मोल्स बनाएं, 16 पर डिवाइड करें तो इसे हाफ मोल आता है। तो हाफ मोल मीथेन को जलाने से इतना किलो जूल हीट निकलता है। अब देखो अगर हम 1 मोल मीथेन को जलाएं तो इससे कितनी हीट निकलेगी, डबल, यानी -800। और 1 मोल चीज़ को जलाने से जो हीट निकलती है उसको हीट ऑफ कंबशन कहा जाता है। हीट ऑफ कंबशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपके साथ ट्रिक किया गया है, 8 ग्राम मीथेन को जलाया गया है और उसके बारे में ये कहा गया है कि इससे 400 किलो जूल हीट निकलती है। तो ये तो हाफ मोल है 8 ग्राम। अब 1 मोल से कितना हीट निकलेगा, इसका डबल हीट निकलेगा, एंड दैट विल बी -800। सो 109 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हीट ऑफ कंबशन का डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of a substance is burned completely in the presence of oxygen। 110 which of the following is a path function। तो वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो वर्क ये स्टेट फंक्शन नहीं है, इट इज पाथ फंक्शन। हीट जो है ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है, इट इज पाथ फंक्शन। लेकिन ये याद रखें कि W और Q को अगर आप सम अप करें तो ये डेल्टा E के बराबर आता है, और डेल्टा E स्टेट फंक्शन है, तो फिर W प्लस Q इन दोनों का सम जो है ये भी स्टेट फंक्शन कहलाता है। लेकिन अकेले अकेले दोनों वर्क और हीट अकेले अकेले दोनों पाथ फंक्शन हैं, दे आर नॉट स्टेट फंक्शन। 111 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये 436 किलो जूल पर मोल के बराबर है। मतलब ये है कि अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब देखें इस प्रोसेस में 2 मोल हाइड्रोजन एटम बनते हैं, कितने मोल, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। और हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन यू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो 1 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 मोल के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए यू नीड हाफ ऑफ दिस, इसकी हाफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 218 एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज 218 इन दिस प्रोसेस। आपने जब पढ़ा है थर्मोकेमिस्ट्री में कि किसी भी एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है तो वो स्टेबल मोस्ट स्टेट के लिए होता है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए नहीं होता। हाइड्रोजन गैस जो है अगर आप ले लें ये स्टेबल मोस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन आप 0 के बराबर ले सकते हैं। लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन का हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये 0 नहीं होगा। ये इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 एसिटाइलिन ऑन रिएक्शन विद 2 मोल ऑफ HBr। तो देखिए मैं इसके साथ HBr मिलाता हूँ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे के साथ ब्रोमीन मिलेगा, तो ये CH2। नाउ वी आर गोइंग टू discuss that when 1 mole of hydrogen bromide combine with acetylene we get vinyl bromide। जब इसके साथ सेकंड मोल हम मिलाते हैं तो ये according to Markovnikov rule the positive atom will attach to that carbon which bears greater number of hydrogen। तो ये CH3 हो जाएगा और ये CHBr। तो दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर अटैच होंगे, इसको कहते हैं जेम डाई ब्रोमो ईथेन, यानी जेमिनल डाई ब्रोमो ईथेन इस प्रोसेस में बनेगा, जेमिनल प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज समवट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज हेयर वी अप्लाई द Markovnikov rule is applied over here and option number D is correct। 113 यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हेप्टाडाइइन है, 1,4 हेप्टाडाइइन है, 1,4 हेक्साडाइइन, 1 2 3 4 5 6 7, this is 1
2, 3, and this is 4. This is heptadiene. This is 6, 1 and 4 hexadiene. These are called isolated dienes. लेकिन इसके बरअक्स अगर आप 1,3-butadiene देखें, so this is conjugated. तो conjugated डाइईन जो हैं they are more stable. इसके लिए इस वजह से अगर आप इनके साथ हाइड्रोजन मिलाएं और इसके साथ भी हाइड्रोजन मिलाएं तो इससे ग्रेटर हीट रिलीज़ होगी, यहाँ पर भी ग्रेटर हीट रिलीज़ होगी और यहाँ पर स्मॉलर हीट इज़ रिलीज्ड. इसका मतलब ये है कि कंजुगेटेड डाइईन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आइसोलेटेड डाइईन्स. तो इसमें 1,3-pentadiene जो है दिस इज़ 1 and 3-pentadiene, 1, 2, 3, 4, 5. This is also conjugated diene. तो conjugated diene की heat of hydrogenation जो है वो कम होती है. इस वजह से ऑप्शन नंबर 113 में डी ऑप्शन इज करेक्ट. 114 the reactivity order of different hydrocarbon follow the order. Alkene are more reactive than alkyne and alkyne are more reactive than benzene and benzene is more reactive than alkane. तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 115 the possible number of isomers for hexane. तो हेक्सेन जो है ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज़ नॉर्मल हेक्सेन. और अगर मैं एक चेन में 5 कार्बन डालूँ यहाँ पर मिथाइल, सो दिस इज़ 2-methyl pentane. अगर मैं 3 पर कार्बन डालूँ तो इट इज़ कॉल्ड 3-methyl pentane. तो ये 3 आइसोमर हो गए. चौथा आइसोमर जो है वो ये होगा कि कार्बन नंबर 2 पर मैं 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करता हूँ, इसको नियो हेक्सेन कहते हैं. और 5वां आइसोमर जो है वो इस तरह होगा कि 1, 2, 3, 4. तो ये 2,3-dimethyl ब्यूटेन होगा. तो इसमें 5 आइसोमर आते हैं. 115 में ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 116 A compound acts on ozonolysis in absence of zinc produces a mixture of acetic acid and carbon dioxide. तो ये आप देखें आपके साथ अगर अल्काइन है दिस इज अ सिमेट्रिकल अल्काइन, इसके साथ आप ओजोन मिलाते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा. इस पार्ट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इससे भी, चूंकि दोनों पर बराबर बराबर कार्बन हैं, सो यू विल गेट द सेम एसिड. 2 एसिड यहाँ पर नहीं बनते हैं. ए सिमेट्रिकल अल्काइन प्रोड्यूसेस ऑलवेज ओनली 1 टाइप ऑफ एसिड. अगर आपके साथ इस तरह अल्काइन हो कि उसमें अनसिमेट्रिकल हो, एक तरफ पर 3 कार्बन है दूसरे तरफ पर 2 कार्बन है, तो फिर इससे बनेगा एक 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक इससे बनेगा 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक, यानी एक प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, एक इसे एसिडिक एसिड बनेगा. इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर हो यानी टर्मिनल पोजीशन पर हो तो फिर ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा. तो इस तरफ वाले से 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. लेकिन जिस तरफ एक कार्बन रह गया है तो फिर इससे फार्मिक एसिड नहीं बनेगा बल्कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा. तो जब कोई अल्काइन उसकी ओजोनालिसिस हम करें और उससे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये टर्मिनल अल्काइन है. दैट इज़ द ट्रिपल बॉन्ड इज़ ए टर्मिनल पोजीशन. अच्छा, एसिटाइलिन जो है इसकी अगर आप ओजोनालिसिस करें तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू फार्मिक एसिड. इससे फार्मिक एसिड बन जाएगा और या इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है ऑन द ओजोनालिसिस.
So most correct answer in case of formic acid is the formation of carbon dioxide, because formic acid जो है it is less stable. It converts into carbon dioxide and water. Question number 1. तो यहाँ पर 116 में ये क्या कहता है कि ozonolysis of a compound in the absence of zinc produces a mixture of acetic acid and carbon dioxide. तो ये स्टार्टिंग मटीरियल जो है ये एक अल्काइन है और दिस इज़ प्रोपाइन, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा, इससे एसिटिक एसिड बन जाएगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. सो द कंपाउंड इज एक्चुअली प्रोपाइन. दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 117 इसको कहते हैं टेट्रासायानोनिकलेट आयन. इसका स्ट्रक्चर जो है ये स्क्वायर प्लेनर होता है. इसमें सारे साइनाइड जो हैं ये इस तरह एक प्लेन में होते हैं और ये 90-90 का एंगल होता है. तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो इससे शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर आता है. जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो फिर टेट्राहेड्रल शेप होता है मॉलिक्यूल का. जब DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो फिर ट्राइगोनल बाईपैरामिडल शेप बनाता है मॉलिक्यूल, और जब D2sp3 हो तो फिर ऑक्टाहेड्रल शेप होगा मॉलिक्यूल का. तो ये शेप और हाइब्रिडाइजेशन का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है और आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में. तो शेप और हाइब्रिडाइजेशन टाइप जो है इसको आप याद रखें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर सॉल्युबल. तो जो आयनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, और जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिस पर चार्ज नहीं होता तो वो इनसॉल्युबल होता है पानी में. इस वजह से यहाँ पर आप देखें आयनिक कॉम्प्लेक्स इसमें C है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो C इज़ वाटर सॉल्युबल, और ये बाकी जो न्यूट्रल हैं तो ये पानी में डिज़ॉल्व नहीं होंगे, दे आर वाटर इनसॉल्युबल. क्वेश्चन नंबर 119. What is the oxidation state of iron in this complex? तो यहाँ पर प्लस लिखा है. अब देखो आपको कि हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 से -2 आता है. अब अगर इस पर हम +3 लिखें तो +3 और -2 में +1, तो इसका मतलब ये है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है. 119 में C ऑप्शन करेक्ट है. द कंपाउंड विच इज़ यूज एज आर्टिफिशियल ब्लड इन मूवीज़, तो ये D ऑप्शन है. 120 में ऑप्शन नंबर D है. इसको याद रखें, ये पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है. इसका कलर जो है ये सुर्ख होता है और ये रिएक्शन आयरन +3 के टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. जब आपके पास आयरन +3 हो आप इसके साथ पोटाशियम थायोसाइनेट अगर मिलाएं तो इससे बनेगा FO(HCN) और ये +3 से +2 स्टेट में चला जाएगा. ये -1 होता है. इसका कलर जो है ये ब्लड की तरह होता है. इट हैज़ ए ब्लड रेड कंपाउंड. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली, इसके साथ वाटर भी होता है, वाटर मैंने मेंशन नहीं किया. सो दिस इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल ब्लड इन मूवीज़ एंड इन फिल्म्स. क्वेश्चन नंबर 121. विच इज़ मोर स्टेबल इन +2 स्टेट. ये याद रखें कि Sn+4 इज़ मोर स्टेबल दैन Sn+2. आयरन +3 इज़ मोर स्टेबल दैन आयरन +2. copper +2 is more stable than copper +1. Silver +1 is more stable than silver +2. लेकिन Pb+2 is more stable than Pb+4. ये चीज़ें आप याद रखें कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है. मैंगानीज़ जो है इसका स्टेबल मोस्ट फॉर्म जो है वो Mn+2 होता है, और क्रोमियम का स्टेबल मोस्ट फॉर्म जो है वो +3 होता है. तो ये इसको आप मेमोराइज करें कि किस एटम में या किस आयन में स्टेबिलिटी जो है, किस आयन की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है.
Which of the following carbonate is having minimum ionic character? तो ionic character जो है डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और नीचे आयनिक कैरेक्टर जो है ये इंक्रीज होता है। तो सोडियम कार्बोनेट इज़ मोर आयनिक, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है दिस इज़ लेस आयनिक, और नीचे जब आते हैं तो आयनिसिटी फिर बढ़ती है। तो ये कंपाउंड जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट इट इज़ द लीस्ट आयनिक। 122 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। 123 ये हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान दैट टोल इनर्ट गैसेस हैं ये सारे। इसमें हीलियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2 है, ये एस पर ख़त्म होती है, तो इस वजह से हीलियम एस ब्लॉक में है। बज़ाहिर ये हमें पी ब्लॉक में नज़र आता है, ये बाकी सारे जो हैं दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। कैसे पता चलाते हैं हम कि ये किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस ऑर्बिटल पर ख़त्म होता है दैट इज़ एस ब्लॉक, जिसका पी पर ख़त्म होगा दैट विल बी पी ब्लॉक एंड सो ऑन। 124 द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिंथेनाइड। तो सीरियम जो है ना ये सबसे पहला फर्स्ट लिंथेनाइड है, लिंथेनाइड सीरीज़ का पहला मेंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 58 होती है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है डैश डैश डैश। दिस बिलोंग टू 6 पीरियड, ये 6 पीरियड में है, तो 6s2 और 5d10 और 4f1 इसकी कन्फिगरेशन है। दिस इज द कन्फिगरेशन ऑफ द लिंथेनाइड। तो आप देखें S जो है ये 6 के बराबर है, लेट आई से इट इज़ इक्वल टू n, तो D जो है वो 5 के बराबर है, यानी ये n-1 के बराबर होगा, और F के साथ 4 है तो ये n-2 के बराबर होगा। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है 124 का वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द लिंथेनाइड्स। Question number 125. Question number 125. SN1 और SN2 आपने 2 किस्म के रिएक्शन पढ़े हैं। आप अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन आसानी से टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होता है और प्राइमरी में आसानी से नहीं होता, लेकिन SN2 रिएक्शन में primary is more reactive than secondary and secondary is more reactive than tertiary। तो अगर आपसे पूछें कि which one is more reactive alkyl halide, तो फिर आपने देखना है कि ये SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है या SN2 रिएक्शन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 126 बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड जो है ना ये असल में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, तो इसमें दिस इज़ अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इसके साथ वाटर मिलाते हैं, इसके साथ हम वाटर मिलाते हैं, या हम बेस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इसके साथ हम OH, तो ये इधर आ जाता है और ये इधर से उधर निकल जाएगा एंड यू विल गेट दी इथाइल अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज़ एक्चुअली SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्लो स्टेप में OH भी हिस्सा लेता है और अल्काइल हैलाइड भी। तो rate is directly proportional to the molar concentration of alkyl halide as well as OH raised to the power 1 raised to the power 1. So this is second order reaction because this reaction takes place in one step. SN2 reaction complete in one step and both the molecules involved in the same step. So that's why it is second order reaction.
SN1 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। SN1 2 स्टेप में होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN2 is a one step process, it is the second order reaction। तो ये बात आप याद रखें। इसी तरह E1 रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर होता है और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 127। तो एक्वियस फेज में, एक्वियस मीडियम में सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, टर्शरी और लेस बेसिक, और उसके बाद अमोनिया। अगर गैस फेज की वो बात कर रहा है तो गैस फेज में टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। एक्वियस फेज में ये होता है कि टर्शरी जो है इसकी सॉल्वेशन नहीं होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है, तो इस वजह से इट डज़ नॉट वर्क एज अ गुड बेस। बेसिसिटी जो है ये मुख्तलिफ फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि आया इसका कंजुगेट एसिड जो है वो पानी में सॉल्युबल भी है या नहीं। तो टर्शरी अल्काइल अमाइन जो हैं दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द बल्की ग्रुप्स। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है, एब्सोल्यूट अल्कोहल हम कहते हैं वाटर फ्री अल्कोहल को। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के लिए हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं इथेनॉल में। तो इथेनॉल के अंदर जो वाटर होगा दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 129, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। टर्शरी अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी आर मोर सॉल्युबल देन प्राइमरी। ल्यूकस रिएजेंट आप सबको पता है कि इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग अल्कोहल्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें टर्शरी अल्कोहल जो है वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में रिएक्ट करते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल टेक दे एट रूम टेम्परेचर इवन डू नॉट रिएक्ट। 131, डो प्रोसेस जो है इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ये फिनोल के बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ऑन लार्ज स्केल। क्वेश्चन नंबर 132, एस्ट्रिफिकेशन जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। प्राइमरी जो अल्कोहल होते हैं वो आसानी से एस्ट्रीफाई होते हैं क्योंकि उनमें स्टीरिक हाइंड्रेंस जो है वो कम होता है। टर्शरी आसानी से एस्ट्रीफाई नहीं होते क्योंकि उनमें स्टीरिक हाइंड्रेंस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 133, an aldehyde which does not decolorize, does not react with the filling solution is benzaldehyde। 134, नाइट्राइल जो है ये ग्रेगनाट रिएजेंट के साथ मिलकर कीटोन बनाते हैं। सी, ये आप नाइट्राइल के टॉपिक में आप देखें द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विद द ग्रेगनाट रिएजेंट, सो दे प्रोड्यूस कीटोन। 135, इसमें ऑप्शन नंबर सी, एसिटामाइड और एसिटिक एसिड बनता है जब एसिटिक एनहाइड्राइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका हम अमोनिया का रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड जो है इधर से टूट जाएगा, तो इससे बनेगा CH3 C double bond ONH2 amide, and from this we get carboxylic acid। Decarboxylation of sodium acetate 136, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की आखिरी प्रॉपर्टी है तो इससे मीथेन बनता है। और क्वेश्चन नंबर 127, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज मेनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 139, वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर में हम सल्फर डालते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 140 जो है वाटर और ईथर का स्ट्रक्चर आपस में रिजेंबल करता है तो ए आंसर इज करेक्ट। 140, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन जो है वी गेट बेंजीन। थैंक यू वेरी मच।